गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से और आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर का संचालक। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लेके मैं वीडियो बनाऊं और जहाँ तक हो सके आपको हेल्प करें, आपको आपका आंसर दे के। और हम रेगुलरली आईवीएफ ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र रेगुलरली करते हैं, बहुत लो एएमएच में भी काम करते हैं। उसके कारण कई बार बहुत सारे मुश्किल वाले केसेस ज़्यादा आते हैं, तो मैं वो रिस्क भी लेता हूँ फेलियर का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई कपल जिनका प्रॉब्लम रहता है, मैं फिर भी उनका काम करने की कोशिश करता हूँ। और फेलियर होना और काम होना, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप उसमें कामयाब भी नहीं हो सकते। पर डेफिनेटली डिफ़िकल्ट केसेस करने में एक रिस्क एज ए प्रोफेशनल रहती है कि लोग आपसे खुश भी ना हो, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा लग जाता है। बट डेफिनेटली जो करा रहा है और जो कर रहा है, दोनों को बहुत दुस्साहसी होना पड़ता है, तब जाके ये काम होते हैं। तो मैं देवेंद्र जी से कहता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड विथ योर यूट्यूब क्वेश्चंस। ये यूट्यूब कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आईवीएफ प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा क्यों रहते हैं? देखिए, आईवीएफ की जो प्रेगनेंसी है वो डेफिनेटली एक नेचुरल वे नहीं है प्रेग्नेंट होने का। आईवीएफ की जो प्रेगनेंसी है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, उसमें एक इस ट्यूब के अंदर आता है और एक नेचुरल इंटरकोर्स होता है, यहाँ से स्पर्म जाके इससे मिलता है और दोनों मिलके भ्रूण बनाते हैं। कहीं पर भी बच्चे का या भ्रूण का बाहर से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये जब आके बैठता और पनपता है यूट्रस के भीतर, तो इसका जो प्लेसेंटेशन, इसका जो ग्रोथ, इसका जो बढ़त, इसका जो मदर के साथ अटैचमेंट, वो डेफिनेटली एक अलग लेवल का होता है। जब हम इस अंडे को बाहर निकालते हैं तो डेफिनेटली इसमें लाइट भी लग रही है, हवा भी लग रही है। भले ही हम कितने भी अच्छे एनवायरनमेंट में इसको रखें, इसमें स्पर्म का हम मिलान कराते हैं, इक्सी करते हैं, तो ये जो प्रेगनेंसी होती है, ये एक डेफिनेटली एक आर्टिफिशियल वे है एम्ब्रियो को बनाने का और स्टार्ट करने का। भले ही उसके बाद हम इसको 5 दिन तक ग्रो करा के फिर यहाँ बिठाते हैं, पर इसके बाद इसको बैठने के बाद 99% तो बहुत अच्छा प्लेसेंटेशन हो ही जाता है, जैसे नेचुरल होता है। पर 1 या 2% जो प्लेसेंटेशन है, जो अटैचमेंट है, जो मदर के साथ उसका कनेक्शन है, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। उसको एपिजेनेटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। इस एपिजेनेटिक प्रॉब्लम के कारण कनेक्शन में यदि कोई डिफेक्ट हुआ तो वहाँ ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग के कारण एबॉर्शन का खतरा थोड़ा बढ़ता है। और आप ये नोटिस करेंगे, जो आईवीएफ की प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। ये भी देखते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग यदि हुई तो लेट प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया या आयु ग्रोथ रिटार्डेशन का भी कई बार खतरा रहता है। मैं कुछ इंटरफेरेंस ऐसा भी करता हूँ जिससे ये प्रेगनेंसी अच्छी रहे, और उस इंटरफेरेंस के कारण विगत 4-5 सालों से कोई भी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई। एग क्वालिटी बढ़ाने के लिए आईवीएफ के पहले जो मेडिसिन दी जाती हैं, क्या उससे वाकई में एग बढ़ता है? नहीं, वाकई में यदि आप पूछेंगे तो ये चीज़ें कोई 100% नहीं है। और 100% इसलिए नहीं है क्योंकि एज मैटर्स। आप एज को घटा नहीं सकते, बट जो चीज़ एविडेंस बेस्ड है, जिसमें प्रमाण थोड़े बहुत मिलते हैं, वो है कोएंजाइम Q10 का, विटामिन ई का, विटामिन सी का, प्रोटीन का। इन चीज़ों से जो एग का रिमेनिंग जो क्वांटिटी है, जो बचा हुआ है, उसमें एग के भीतर थोड़ा पावर आ सकता है। वो पावर के कारण हो सकता है फर्टिलाइजेशन इम्प्रूव हो। पर आप कहेंगे कि एग का नंबर बढ़ जाए, एएमएच सुधर जाए, नहीं होता। 34 की एज है, 2 अबॉर्शन हो चुके हैं, अभी तक रीज़न फाइंड आउट नहीं हुआ, व्हाट शुड आई डू? 34 की एज है, 2 अबॉर्शन हो चुके हैं नेचुरली। अब रीज़न फाइंड आउट करने के लिए देखिए, जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है,
यदि वो 2 में कई अमेरिकन्स बोलते हैं, ब्रिटिश 3 में बोलते हैं, बट जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, यदि उसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो उसका एक टेक्निक है। वो टेक्निक मैं अभी इसमें बता नहीं सकता, पर हम रेगुलरली पूरा जेनेटिक्स और उसका डिटेल पूरा करते हैं। यदि आप चाहें तो किसी अच्छे गायनिक से मिल सकते हैं या फिर आप आके मिल सकते हैं। माई AMH लेवल इज़ 1.2 एंड एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 3। एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 3 होगा मोस्ट प्रोबेबली, और स्टेज 3 या ग्रेड 3 जो भी हो, इट इज़ ए सीवियर काइंड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। और आपका यदि AMH 1.3 है यस। तो आपको मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप IVF करा के अपने एम्ब्रियो बना लीजिए, पूल कर लीजिए, फिर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराइए, GnRH एनालॉग दे के 2-3 महीने दे के फिर आप फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराइए। सर IVF के लिए बेस्ट AMH कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत कठिन है। IVF के लिए बेस्ट AMH मोर देन 3 तो हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आप यदि 2.5 है तो क्या आप IVF नहीं करा सकते? तो मेरी तो कोशिश ये रहती है कि आप खुद के अंडे से जितना भी आपका AMH हो, यदि आपका पीरियड रेगुलर है तो आप अपना एग से IVF भी करा सकते हैं। इवन सेल्फ एग से IVF कराने को प्रेरित करने के लिए या करने के लिए, कपल को हेल्प करने के लिए इवन ओवेरियन रिजुविनेशन तक करते हैं। ये सब चीज़ें ऐड ऑन है, यदि काम कर गई तो अपने को बेनिफिट मिल सकता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आकाश, इन एनॉमली स्कैन it is observed that head circumference growth is slower side. What can we do to increase head circumference? It is very difficult to answer this question because head circumference HC growth आप जो बोल रहे हैं शायद head circumference ही होगा, और दूसरी चीज़ें क्या है वो अल्ट्रासाउंड करके ही समझ में आ सकती हैं कि why it is low and why it is happening so, क्योंकि ग्रोथ रिटार्डेशन लेट प्रेगनेंसी में बहुत सारे रीज़न होते हैं, और उसमें प्रेगनेंसी में बच्चे को जीवन का भी रिस्क रहता है, कई बार प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उसका एक मॉनिटरिंग होती है। उस मॉनिटरिंग को आप किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन से मिल लीजिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, तो आपका ये चीज़ें डायग्नोस हो सकती है क्यों हुआ है, और आगे आपकी डिलीवरी कब होना है वो डिसाइड कर सकते हैं।